नमस्ते। नमस्ते अमित बॉस। नमस्ते नमस्ते मैम। जी। नमस्ते जी। चलो, और सब अच्छे हैं भाई? ठीक हो डॉक्टर प्रीति जी, डॉक्टर जीविका, जी बॉस, आप कैसे अमित हैं? भाई? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके, तो आज जीएनएम है भाई, हाँ जी बिल्कुल। और जीएनएम में पेज नंबर 164 है। डेट है आज 24 फरवरी 2025। तो आज नया टॉपिक चलेगा अमित भाई, जी अकॉर्डिंग टू जीएनएम, लिप्स, माउथ एंड थ्रोट। जी। इसमें कह रहे हैं कि राम राम बेटा, आ जाओ, राम। आइए डॉक्टर दीपशिखा। तो टॉपिक है आज का लिप्स, माउथ एंड थ्रोट, डॉक्टर दीपशिखा, जी 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 और पेज नंबर 164 है। जी। इसमें कह रहे हैं कि द माउथ एंड फेरिंग्स आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and at the same time they serve as sound and speech forming organs. Over the deep lying endodermal, inverted comma में कह रहे हैं, intestinal mucous membrane lies the ectodermal epithelium which migrated from the outer skin. माउथ एंड फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स को थ्रोट से जोड़ रहे हैं ब्रैकेट में, थ्रोट ये फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, और ठीक उसी के साथ साथ ये सर्व करते हैं साउंड एंड स्पीच फॉर्मिंग ऑर्गन्स को भी। और इसके नीचे ओवर द डीप लाइंग, इसके एंडोडर्मल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा lies the ectodermal lies the ectodermal epithelium which migrated from the outer skin. ओवर द डीप लाइंग एंडोडर्मल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यानी कि इसके ऊपर जो एंडोडर्मल इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर है जी एक्टोडर्मल एपिथेलियम है, होती है, जो कि माइग्रेटेड होती है आउटर स्किन से। यानी कि ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होगी, एक्टोडर्मल ओरिजिन होगी, और इसलिए इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ये कंट्रोल होगी, ऊपर वाली, तो है ना दीपशिखा? हाँ बस, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो इंटेस्टाइनल एंडोडर्मल है, और जो ऊपर की उसकी कवरिंग है वो एक्टोडर्मल है। एक्टोडर्मल है। तो जो जो एक्टोडर्मल है ये आउटर स्किन ही माइग्रेटेड होती है, ये इसको ऊपर, इसको वायरिंग भी बोला करते थे, रीवायरिंग हुई बाद में बॉडी ऊपर जो टिश्यू आया। तो इसलिए कह रहे हैं कि मोस्ट एसबीएस ऑफ लिप्स, माउथ एंड थ्रोट टेक प्लेस इन दिस सुपरफिशियल म्यूकोसा। तो ज्यादातर जो एसबीएस हैं लिप्स के, माउथ के, थ्रोट के, वो इस सुपरफिशियल म्यूकोसा में होंगे, यानी कि एक्टोडर्मल एपिथेलियम में से रिलेटेड होंगे, और इसलिए इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स गवर्न करेगा। जी। तो इधर फिगर दे रखी है 165 पे, जो रेड कलर है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल्ड है, जो येलो कलर है ये हम सब इसको रिवाइज कर रहे हैं एक तरह से। ये येलो कलर को कौन कंट्रोल करता है? जो पार्ट्स हैं, ब्रेन स्टेम। तो इसमें लिप एपिडर्मिस, लिप एपिडर्मिस भी रेड कलर की छोटी लाइन से कवर है। तो ये भी लिप एपिडर्मिस को भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स गवर्न करेगी। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में सेल माइनस में जाएगा, हीलिंग फेज में यहाँ पर सेल रिपेयर होगा, रिग्रोथ होंगी, और कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड है इससे सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट लिप्स से, लिप की एपिडर्मिस से। फिर नीचे पॉइंट है माउथ एंड फेरिंग्स म्यूकोसा।
माउथ की और फेरिंग्स की जो म्यूकोसा है उसको भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल माइनस में जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट और हीलिंग फेज में सेल प्लस में जाएगी। और यह भी सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट से इसका लेना देना है। माउथ एंड फेरिंग्स म्यूकोसा अगर अफेक्टेड हो रही है किसी की तो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट का ध्यान में रखो। फिर आता है टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स येलो कलर में यहाँ शेड दे रखी है, ब्रेन स्टेम कंट्रोल करती है टॉन्सिल को, और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस होंगी और हीलिंग फेज में सेल डिग्रेडेशन होकर के सेल माइनस में जाएगा। ब्रेन स्टेम चूंकि कंट्रोल करता है तो चंक कॉन्फ्लिक्ट ही सामने आता है जब भी ब्रेन स्टेम जो कंट्रोल करती है जिन टिश्यूज को, वो ज्यादातर चंक कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड होते हैं। जी। फिर है नेक्स्ट और ओरल सब म्यूकोसा। ओरल सब म्यूकोसा को भी ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। एक्टिव फेस में सेल प्लस होगा, हीलिंग फेस में सेल माइनस होगा, और इसके ये भी जुड़ा होगा चंक कॉन्फ्लिक्ट से, मोर्सल से, चंक कॉन्फ्लिक्ट से। तो इस लिप्स माउथ एंड थ्रोट वाले सेक्शन का पहला एसबीएस है, एसबीएस ऑफ द सुपरफिशियल लिप एंड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन। रेड कलर की फिगर दे रखी है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, और पहला हेडिंग है इसमें एप्थस स्टोमेटाइटिस, ब्रैकेट में कह रहे हैं एप्थस अल्सर्स इन द माउथ। एप्थस थोड़ा सा एक चीज क्लियर करिएगा, ऊपर ओरल सब म्यूकोसा लिखा है ब्रेन स्टेम से, और यहाँ पे जो ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन है ये सारा का सारा कॉर्टेक्स से गवर्न दिख रहा है। हाँ, सब म्यूकोसा है ना बेटा, सब म्यूकोसा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, नहीं आप सही, बिल्कुल आपको डाउट भी सही आया क्योंकि म्यूकस नाम आ रहा था ना साथ साथ। जी जी। लेकिन वो सब म्यूकोसा की वजह से वो ब्रेन स्टेम से कंट्रोल्ड है। तो पहला हेडिंग है एप्थस स्टोमेटाइटिस, ब्रैकेट में एप्थस अल्सर इन द माउथ। इसको कह रहे हैं कि एप्थस अल्सर्स आर आल्सो नोन एज कैंकर सोर्स आर पेनफुल डॉट लाइक अल्सर ऑफ द म्यूकोसा ऑफ द माउथ। एप्थल अल्सर जो है ये जाने जाते हैं एक कैंकर सोर्स के रूप में जो कि पेनफुल होते हैं। कैंकर सोर्स आर पेनफुल, और डॉट लाइक अल्सर होते हैं ये म्यूकोसा पर माउथ की। डॉट लाइक वो गोल गोल नहीं, गोल गोल छाले एप्थे बन जाते हैं, सर्कुलर होते हैं जनरली ओरल कैविटी में, लिप्स के इनसाइड द लोअर लिप, अपर लिप, चिक्स पे अंदर डॉट लाइक अल्सर बनते हैं, यानी कि गोल गोल। कॉन्फ्लिक्ट इसमें है सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द लिप्स, माउथ और टंग। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट होगा जो संबंधित होगा लिप्स से, माउथ से और टंग से। टू बिकम सेपरेटेड फ्रॉम समबडी और वांटिंग टू बिकम सेपरेटेड, दोनों भाव मिलेंगे अमितपाल भाई, डॉक्टर दीपशिखा यहाँ पर, कि या तो वो सेपरेट हो गया है किसी से या फिर वो सेपरेट होना चाहता है जी। बिकम सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, समबडी, और वांटिंग टू बिकम सेपरेटेड। बिल्कुल। हाँ, तो वांटिंग ब्रैकेट में कह रहे हैं, और नॉट वांटिंग टू हैव कॉन्टैक्ट, वांटिंग टू हैव कॉन्टैक्ट या नॉट वांटिंग टू कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल कह रहे हैं ब्रैकेट में किसिंग, टचिंग, फॉर एग्जाम्पल किसिंग, टचिंग। आल्सो अप्लाइज ए फूड और डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, ये किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं होता है केवल सेपरेशन वाला, ये फूड और डाइटरी रेस्ट्रिक्शन से भी जुड़ सकती है बात, कि वो चीज मैं चाहता हूं मुझे खाने नहीं दे रहे, या भाई ये मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता, मम्मी मुझे जबरदस्ती खिलाती है इसको।
तो ये उससे भी मिलेगा जुड़ा हुआ। ये जैसे जो पेशेंट कुछ जैसे डायबिटिक है, उनको मीठे के लिए मना कर देते हैं और उनको बहुत पसंद है, उनमें तो फिर ये और इस तरह से मतलब उसी टाइप से ये और बन सकते हाँ उनमें हाँ एप्थे हो सकते हैं, हैं। एप्थे हो सकते हैं क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस डाइटरी या जी कई जी छोटे दूध मुँहे बच्चों को छाले हो जाते हैं, जी जो बहुत छोटे इन्फेंट होते हैं उनको हम्म, हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो दूध पीना नहीं चाह रहा मदर का, है जी। हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है अमित। बिल्कुल हो सकता है जी। हाँ, तो नॉट वांटिंग बीइंग अलाउड टू और बीइंग एबल टू से समथिंग। एक नेक्स्ट भाव ये मिल सकता है कि नॉट वांटिंग चाहता नहीं है, या फिर अलाउ नहीं किया जा रहा उसको, या वो सक्षम नहीं है कुछ कहने के। देखो कहना भी जुड़ सकता है, खाना भी जुड़ सकता है, और बिल्कुल किसिंग एंड टचिंग भी जुड़ सकता है। डॉक्टर सिमरन आ गई ना? जी 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 बस। हाँ बेटा, बहुत अच्छा। देखो नमस्ते। टॉपिक चल रहा है, नमस्ते। आल्सो नॉट वांटिंग टू हैव सेड समथिंग। तो डॉक्टर हम्म, दीप शिखा जी कहने सुनने से भी जुड़ा है, खाने जी पीने से भी जुड़ा है, और टचिंग से भी जुड़ा है, ये एप्थस वाला मसला। सारे और फंक्शन आ गए। है जी, मैं बोल रही देखो हूँ ये सारे फंक्शन आ गए इसके। हाँ सारे भाव आ गए एक तरह से, बिल्कुल। सारे अलग अलग फेसेट्स, अलग अलग डायमेंशन आ गई, कहीं एक जगह टिकने की जैसी बात नहीं कर रहे। और अब मुझे यहाँ बस थोड़ा सा ये समझना है कि जैसे ओरल केओटी में ये अल्सर हो रहे हैं, तो भाव ये आता है कि इस केओटी को वाइडन किया जा रहा है हम्म, एक तरह से। तो जो अगर नहीं लेना चाह रहा, तो फिर यहाँ फिर क्या इसको क्या क्या भाव निकलेगा? फिर तो ये वाइडनिंग तो आएगा नहीं कम से कम, ये अल्सरेशन का वो भाव। सिर्फ हाँ मित्र, सिर्फ वाइडनिंग ही नहीं, मान लीजिए अगर जैसे इरप्शन जैसा ग्रोथ कुछ हो रहा है बड़ा, तो वहां पे तो वो छोटा हो रहा है ल्यूमन। छुटकार, हाँ हाँ हाँ, नहीं वो भी है बेटे। और दो तरह से अल्सर हो सकता है कि वाइडनिंग द स्पेस, या वॉश आउट समथिंग। हाँ देखो ये हो सकता है भैया, जैसे बच्चा लेना चाह रहा है, माँ देना नहीं चाह रही है। हाँ, तो वहां तो वो और ज्यादा उस ओरल केविटी को और ज्यादा वाइडन कर रहा है, ताकि मैं आसानी से ले सकूं माँ का दूध। हाँ हाँ यहाँ और पे ऐसा यदि वो बच्चा नहीं चाह रहा कि मैं मुझे पीना ही नहीं है, तो ऐसा समझो कि हमारी स्किन पे कोई गलत गंदी चीज लग गई आकर, हम उसे साफ करने के चक्कर में वहां से इरोड कर दे रहे हम्म, हाँ हैं। दूसरा भाव कुछ ऐसा लग रहा है, डिसगस्टिंग टाइप का, एवर्जन टू टच का। हाँ, बिल्कुल कई बार होता है ना, हमने सुना भी एग्जाम्पल्स के, कहीं जैसे बैड टचिंग हो जाता है किसी इंसान से या किसी बच्ची के साथ, तो वो उसको वॉश आउट करता रहता है, वो इंसान, वो बच्ची, वो तो वो वॉश आउट करते 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 उस सरफेस एरिया को एकदम रेडेंड और इरोड कर लेता है। हम्म, तो इसके दो भाव आएंगे, इसको वाइडनिंग द ल्यूमन के साथ साथ उससे ऐसे भी यह समझना पड़ेगा जोड़ के, है ना? बिल्कुल हाँ कल से हो जाएगी। ओके, चलो जैसे और एग्जांपल है, हाँ बेटा। हेपेटाइटिस है ना, तो थोड़ा सा इन्फ्लेम्ड भी होगी अगर वहां की मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, तो वो भी हो सकता है। जैसे दूसरा भाव है कि नहीं लेना चाहता है, तो हम इसको कर रहे थे कि वो इन्फ्लेमेशन से ल्यूमन छोटा होगा, वो नहीं लेना चाह रहा है। अब जब लेना चाह रहा है, तो जो हाँ आपने पहली बात बताई कि वो वाइडनिंग कर हाँ रहा हाँ है ना, हाँ, और लेकिन नहीं बेटा लेना चाह रहा है तो ल्यूमन छोटा पता कब होगा? हाँ जी। ल्यूमन छोटा होगा जब हीलिंग आएगी और वहां फाइब्रोसिस कर लेगा वो। अच्छा हाँ हाँ, वो जो अगर ल्यूमन छोटा होगा या वहां जो फाइब्रोटिक चेंजेस होंगे, वो सेल रेप्लेनिशमेंट के दौरान होंगे डॉक्टर दीप शिखा, है ना? ठीक है ठीक है अदरवाइज जी हाँ जी जी जी। हाँ। तो एग्जाम्पल लेंगे यहाँ, पहला एरो लगा के बात कर रहे हैं। आई कुड बाइट माई टंग, इन्वर्टेड कोमा में है। दूसरा है इन्वर्टेड कोमा में, आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू से इट।
तीसरा भाव है टू टॉक until one is exhausted. फोर्थ भाव है I burnt my tongue. ऐसी एग्जाम्पल यहाँ आ सकते हैं कि I could bite my tongue. मैं अपनी जीभ काट सकता हूँ. I could bite जी my tongue. I cannot bring myself to say it. मैं ऐसा अपने आप को ऐसा कहने में सक्षम नहीं हूं, या I cannot bring myself, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, हम्म, कर सक हाँ I cannot bring myself to say, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ. ये हाँ असक्षमता जी है बेटा. जी जी ये आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ में यही, और बस आई कुड बाइट माई टंग में दोनों हो जाएगा ना, खाते खाते भी और बोलते बोलते भी. जीभ कट गई. ये तो दोनों में हो अगला, सकता है ना, खाते खाते भी और हाँ, बोलते बोलते भी. I could bite my tongue. ओके, तीसरा पॉइंट है टू टॉक अंटिल वन इज एग्जॉस्ट. जब तक वो बंदा बोलता ही जा रहा है जब तक वो एग्जॉस्ट ना हो जाए. तो यहाँ ट्राई टू से है, ट्राई टू टॉक है, और उधर वो कह नहीं सकता, उस लायक नहीं है. इधर वांटिंग में है, इधर नॉट वांटिंग में है. हाँ, पहला नॉट वांटिंग में लग रहा है और बाद वाला वांटिंग में लग रहा है. आई बर्न्ट माई टंग, ये भी नॉट वांटिंग की फील दे रहा. मैं अपनी जीभ जला दी मैंने, या जल गई. एग्जाम्पल से समझेंगे और कह रहे हैं द वोमेन हैज सफर्ड फ्रॉम एप्थस अल्सर ऑफ द माउथ फॉर द पास्ट 50 years. As a child, she was severely beaten for having eating nuts from her neighbor's garden. Is equal to mouth separation conflict. बड़ा खतरनाक है भाई ये तो. एक वोमेन 50 years की है, 50 years से 50 साल की हो गई हैं, एप्थस अल्सर से ग्रसित हैं 50 सालों से. जब वो बच्ची थी तो एक बार वो सीवियरली, बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से पीटाई हो गई उसकी, जब उसने अपने पड़ोसी के गार्डन से नट खा लिए थे चुरा के, या नट्स खा लिए थे मतलब. तो इससे माउथ सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में वो गई. सिंस देन शी हैज बीन एलर्जिक टू नट्स. एक तो ये बात हो गई उसके साथ, तब से एक तो वो एलर्जिक हो गई नट्स से. रिएक्टिंग विद एप्थस अल्सर इन द हीलिंग फेज. और ये जो एलर्जी हो गई या इरिटेट हो गई या जो भी एक ट्रैक बन गया, उसके रिएक्शन में आता था एप्थस अल्सर इन द हीलिंग फेज. यहाँ पे हीलिंग फेज में अल्सर आ रहा है उसको, उस एलर्जी. When she recognizes the connection, she says to herself, the nuts cannot do anything to me. Is equal to conflict resolution. जब उसे स्पष्ट होता था ये कनेक्शन, तो वो खुद से ये कहती थी कि भाई नट्स तो कोई कुछ है नहीं, नट्स का मसला मेरे साथ हो नहीं सकता. तो इससे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में चली जाती थी. द अल्सर डिसअपियर फॉर गुड. और फिर उसके अल्सर जो है डिसअपियर हो जाते थे इस तरह से. ठीक है जी. बस अल्सर डिसअपियर हो रहे हैं तो कंप्लेंट्स तो यही आ रही है ना पेशेंट को. हाँ, क्या बेटा? मतलब मैं पूछ रही हूँ एक चीज तो, कि जो अल्सर जब डिसअपियर हो रहे हैं तो कंप्लेंट्स तो यही आ रही है ना. कंप्लेंट्स आ रही हैं अल्सर की. हाँ, अल्सर के जो अफेक्शंस हैं वो हाँ. डिसअपियर हो रहे हैं, तो यहाँ कंप्लेन आ रही है या नहीं आ रही पेशेंट को. बेसिकली इसमें भाव ऐसे आ रहा है, जब उसको उसकी याद जब नट्स सामने आ जाते हैं, तो नट्स सामने आने के बाद चूंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक बना हुआ है, नट्स को लेकर के ही पिटाई हुई थी कभी बचपन में, तो उसमें उसको लेके एक एसबीएस चालू हो जाता था, इरिटेशन आ जाता था. तो अब उसकी वजह से वो उसको वहां उससे छुटकारा पाना चाहती थी, उस सिचुएशन से. और उस सिचुएशन से छुटकारा पाने का भाव ये था कि मुंह के अंदर नट्स हैं, इन्हें निकाल के फेंक.
इन नट्स को वॉश आउट कर, समझ रहे हो डॉक्टर सिमरन? तो इससे वॉश आउट करने की श्रेणी में आया उसको अल्सर। हालांकि यहाँ इन द हीलिंग फेज कह रहे हैं वो, जबकि हीलिंग फेस उसके लिए हीलिंग फेस कह लो या जो भी कह लो, वो था वॉश आउट करना अपने लिए, है जी। तो अब बेसिकली ये हीलिंग फेस वर्ड हमें यहाँ कंफ्यूज कर रहा है, जो आपका वर्ड आया है यहाँ। अदरवाइज एलर्जी हुई, एलर्जी के बाद उसको लगा के ये मेरे को परेशान कर रहा है, नट की सबकॉन्शियस मेमोरी ने उसको परेशान किया, तो उसने उसको उससे छुटकारा पाने के लिए अल्सर क्रिएट करे। लेकिन जैसे ही उसके रिकॉग्नाइज हुआ, उसको स्पष्ट हुई ये बात, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया। जो वो ट्रैक वो हुआ था ट्रिगर, जो कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक ट्रिगर हुआ था डॉक्टर सिमरन, वो रिजोल्व हो गया। तो जब वो रिजोल्व हो गया तो फिर उसके अल्सर डिसअपियर हो गए, ऐसा भाव यहाँ मुझे लग रहा है। और बाकी आपको कुछ और एक्स्ट्रा लग रहा तो आप बता सकते। नहीं बस जैसे हम ऊपर पढ़ रहे थे, यहाँ पे उसका थॉट प्रोसेस आया कि आई कैन नॉट डू इट, मतलब मैं नट्स नहीं खा सकती। हाँ तो यहाँ पे वही वाली बात आ गई कि तब नॉट वांटिंग है, मेरे मुंह में नट्स हैं इसलिए मेरी पिटाई हुई, हाँ ऐसा लो। तो मैं नट्स को नहीं खा सकती, नहीं, मैं नट्स को गेट रिड ऑफ कर देना चाहती हूँ। डॉक्टर सिमरन, हाँ, अब गेट रेड कर रही है और यहाँ पे अल्सर ला रही है। तो एक्चुअली मैं ऊपर वाली बात पे ही हूँ जो आप पूछ रहे थे ना, एक्चुअली वो मुझे थोड़ा समझा नहीं है कि अब गेट रेड के साथ ये अल्सर दे रही है, तो मतलब नॉर्मली अल्सर इज लाइक फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, और यहाँ पे वो गेट रेड होके अल्सर ले रही। हाँ, तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का भाव नहीं जुड़ेगा यहाँ, इसको वॉश आउट करने का भाव जुड़ेगा। वही तो मैं कह रहा था ऊपर, वही ऊपर वाली बात जी, क्योंकि ये कारण बना, उसकी पिटाई का कारण बने थे वो नट्स इन द माउथ। अब वो नट्स इन द माउथ की फीलिंग जब भी आती है उसको ट्रैक इरिटेट करके, तो उधर से वो वॉश आउट करने की क्रम में उसको अल्सर बनना, ना के ल्यूमन को वाइडन करने में बेटा, फॉर वाइडनिंग द ल्यूमन नहीं, अब फॉर वॉशिंग। बस ये तो ठीक है, बट नॉर्मली हम अल्सर की जो पैथोफिजियोलॉजिकली या हम जो समझते हैं, अल्सर इज फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया समझते हैं। हाँ, ल्यूमन में या केविटी में कहीं भी। हाँ, अब यहाँ पे बात हो रही है कि वो अवॉइड, मतलब टू गेट रिड ऑफ होना चाह रही है। तो हाउ अल्सर हुआ, तो अल्सर इज कनेक्टेड टू दिस थॉट प्रोसेस जो ऊपर आप पूछ रहे थे, मैं यहीं पे अटकी हुई हूँ। सिमरन थोड़ा सा अगर हम जो समझ रहे हैं, जैसे इसको इसने नट्स खाए, उसकी वजह से इसको पिटाई हुई, इसके अंदर तुरंत सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट आया, उसको गेट रेड होना था, उसके हीलिंग फेज में अल्सर्स आए ना, ये तब तो पहले तो एलर्जिक हुई, ठीक है, कि नट्स अब मुझे मतलब जब नट्स की पूरा वो एसबीएस स्टार्ट हो गया, एलर्जिक हो गई। फिर जब हीलिंग फेज में ये अल्सर्स आए, अब जब भी इसके सामने नट्स आ रहा है तो ये बोल रही है कि अब ये नट्स मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे, है ना। तो ये रिजोल्यूशन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो रहा है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि जो अल्सर आए हैं या जो अल्सरेशन है, उनके क्या क्या पर्पज हो सकते हैं, क्या क्या पर्पज हो सकते हैं उसके आने के। जी तो उसके दो पर्पज ऊपर हो समझे हमने, कि एक पर्पज जो सब ज्यादातर कॉमनली जाना जाता है, किसी भी केविटी का, किसी भी ल्यूमन का अल्सरेशन हम अब तक वाइडनिंग या इंक्रीज द स्पेस जानते थे। लेकिन अगर हम फिर उस एग्जाम्पल को जोड़ेंगे, वो उससे तब अच्छा समझ में आएगा कि यदि बैड टच वाली फीलिंग है कहीं भी, किसी केविटी में, किसी स्किन के टच में, तो वो जो बैड टच वाला है, उस बैड टच को क्लीनिंग करने के लिए भी, वॉशिंग करने के लिए भी बॉडी उस सरफेस को अल्सरेटिव कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो नट वाला एग्जाम्पल है, ये वॉश आउट वाला आ गया, वॉश आउट वाली फीलिंग है। तो जब भी नट्स देखती है ये,
तो इसकी सबकॉन्शियस मेमोरी में उस नट को, जब इसकी पिटाई हुई तो इसको नट से एक तरह से डिस्गस्टिंग हुई होगी ना, कि इस नट की वजह से ही मैं पिटी हूं। इसका तो जो जब भी ये नट खाती है तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक बन चुका था नट्स को लेकर के उस सिचुएशन की वजह, तो जब भी नट सामने आते हैं तो इसको माउथ में अल्सर आ जाते हैं बेटा। तो बेसिकली ये जो माउथ में अल्सर आए हैं, नट खाने के लिए नहीं आए हैं, ये नट इसके लिए बैड एक्सपीरियंस है। फिनोमिना है इसका, हाँ सेक्सुअल अमित, इसका। तो जब वो बैड फिनोमिना इसके सामने से गुजरता है तो फिर इसकी बॉडी उसको क्लीन करने में लग जाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक ट्रिगर हो जाता है कह लो। अब जब इसको समझ में आता है कि नट का कोई लेना देना ऐसा नहीं है भाई, अब वो सिचुएशन तो चली गई है, वो तो बहुत पहली थी। जब ये उस अवेयरनेस में आती है, उस रिकॉग्निशन में आती है, तो इसका वो कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजोल्व हो जाता है, यानी कि वो कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक जो है वो सबसाइड हो जाता है या रिजोल्व हो जाता है, ऐसे कह लो। तो फिर इसकी वो क्लीनिंग प्रोसेस जो है इसकी साइकी का, वो चेक हो जाता है, वो रुक जाता है। और जब वो चेक हो गया और रुक गया तो अल्सर डिसअपीयर हो जाते हैं। इसको लेडी को बोलो बस ये तो जब भी खाएंगे तभी अल्सर आ रहा था ना, यही था ना उसको। हाँ नहीं, जब नट सामने आ जाते थे इवन, वो ये भी हो सकता अगर नट्स खाती होगी तब भी, या नट्स को अगर देख भी लेती होगी तब भी आने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक का मसला है जो पहले बन चुका 50 साल पहले इसकी साइकी में। ठीक है बॉस, अब इस एग्जाम्पल से हटके मैं एक जनरल चीज पूछ रही हूँ कि अल्सर हमारे पास एक तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए आते हैं, ये हमें समझ में आती है बात, लेकिन अगर अल्सर बन रहा है वो वॉश आउट करने के लिए कैसे आता है, थोड़ा सा इसको समझाइए। ऐसे आता है, कोई बच्ची का एग्जाम्पल मेरे सामने है। एक बच्ची को मोलेस्ट कर दिया गया, तो वो या तो किसी पिक्चर में मैं देख रहा था या कहीं मेरे सामने इंसिडेंस ऐसा दिखा था किसी पिक्चराइजेशन के थ्रू, कि वो नहा रही है और अपने नाखून से अपनी स्किन को खुरच रही है। वो इसलिए खुरच रही है कि मेरे को टच किया गया, मैं गंदी हो गई, मैं गंदी हो गई, मैं छुटा देना चाहती हूँ गंदगी को अपनी स्किन के ऊपर से। वो डिस्गस्ट आ गया उसमें। हाँ, अगले वो डर्ट वो हो गया, डिफाइलमेंट हो गई वो। अब वो चीज उसका सेक्सुअल हरासमेंट के थ्रू भी हो सकता है। अगली रिलेशन उधर से डिस्चार्ज हो सकता है उसके ऑर्गन से, उधर अल्सरेशन बन सकता है इवन उसके इनर पार्ट्स में। समझ रहे बेटा? ऐसे आ सकता है ये अल्सर डॉक्टर सिमरन। पवन हाँ अमित भाई, हाँ अमित शर्मा कुछ कह रहे हैं। देखो बात ये ध्यान रखने वाली आ रही है बार बार कि अल्सर किस ऑर्गन का बना है, कहाँ अल्सर हीलिंग फेज में है तो कहाँ अल्सर हमारा एक्टिव फेज में है। ये सब हीलिंग फेज के है ना, तो हीलिंग फेज का तो इसीलिए आता है कि उस चीज को वॉश आउट कर दिया जाए, उस चीज से गेट रीड ऑफ करना चाहती है कि ये चुका था अभी से हटाओ यहाँ से, वो उसके क्लींजिंग। देखो हीलिंग, हाँ अमित, अभी हीलिंग फेज जोड़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हीलिंग फेज में तो अल्सर को डिसअपीयर होना हर कीमत पे। बस हीलिंग ठीक है, शुरुआत में कह रहे हैं, इसमें मतलब ये है कि जब हीलिंग फेज शुरू हो गई दोबारा आएगा कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक बना रह गया। कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक जब भी बनेगा तो एसबीएस एक्टिव होगा। हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो एसबीएस एक्टिव जब होगा तो अल्सरेशन होगा। जब एसबीएस रिजोल्व होगा, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होने के बाद जब एसबीएस पूरा होगा हीलिंग की तरफ, तो वहां पर अल्सरेशन डिसअपीयर होगा, सेल रिजनरेशन होते हुए सेल रिप्लेस हो जाएंगी, सेल रिजनरेट हो जाएंगी, हेल्दी होगा। तो बेसिकली डॉक्टर सिमरन भाव क्लियर नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है हाँ करना, अगर हो गया है तो सही है।
नहीं बहुत समझ रहा है, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं ये एग्जाम्पल से तो समझ में आया। वो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा मिस शर्मा भैया। जो डिफाइलमेंट हो गई, जो डर्टी स्किन हो गई किसी इंसान की, उसको वो धोते 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 अल्सरेशन में ले जाएगा, है ना। बस ये जो हमारे मैसोचिज्म वाले होते हैं, वो अपने को उस दुख को, ये भी तो है कि मेरे को इससे हटना, चाहे मेरा शरीर में दर्द हो रहा है, क्या करना है, पर मुझे इससे छुटकारा पाना है। और छुटकारा पाने के क्रम में वो अल्सरेशन तक भी पहुंच जाती है वो सरफेस। हाँ जी हाँ। आगे बढ़े। एक अपना केस याद आ रहा, बस एक केस याद आ रहा, मेरा छोटा सा केस था। एक लेडी गई थी डेंटिस्ट के पास दिखाने के लिए, तो डेंटिस्ट ने वहां पे ना ग्लव्स नहीं पहने थे, बिना ग्लव्स के उनका मुंह खोल के चेकअप करने लगे थे। तो उनको वही देख के बहुत मतलब घिन आ गई। उन्होंने कहा कि मुझे इतना खराब लगा कि मतलब इसने हाथ नहीं किया है, पता नहीं हाथ धोया होगा कि नहीं, कितने लोगों को और किया होगा इसने ऐसे ही। और उसी के बाद अगले दिन शाम से उनको लिप्स और माउथ के एरिया में पूरा यहाँ पे ऐसे अल्सर्स हो गए थे। तो अल्सरेशन हो गया होगा। जी 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 जी। फिर मेरे पास आई अब थी, वो अल्सरेशन वाइडनिंग ऑफ द सरफेस नहीं है, वो अल्सरेशन गेट रिड ऑफ द इन्फेक्शन है। जी जी जी। तो हमें याद है, हमने एलिमेंट फ्रॉम डिस्गस्ट से ही मेडिसिन निकाली थी उनकी, जो भी आई थी पल्सेटिला। हाँ थर्ड डे शाम तक तो ठीक भी हो गई थी। तो यहाँ पे मतलब हमें यही समझ में आ रहा है कि गेट रेड वाली बात जो कह रहे हैं आप, वो तो समझ में आ रही है। हाँ। लेकिन हम नहीं, और सिमरन का भाव जो सबसे ज्यादा अटका ना, सिमरन का भाव। बेटा आप पूरा करो पहले दीपशिखा। दूसरा भाव होगा कि मैं लेना चाहता हूँ और नहीं ले पाऊँ, उसमें क्या होगा, उस केस में क्या होगा? उसी में तो सिमरन का ज्यादा भाव जुड़ा है कि भैया हमने तो ये सुना अब तक कि इसको ल्यूमन को अवॉइड कर रहे हैं ताकि इजी इनटेक हो जाए अल्सरेशन को। अल्सर होता है, जब हमें अल्सर होता है तो हम कुछ खा नहीं पाते हैं, ये भी तो चीज जुड़ी होती है ना साथ में। अल्सर हुआ तो हम कुछ खा नहीं पाते, हम इनटेक करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। हाँ नहीं, वो बात अपनी फिर अलग से डिस्कशन में आ जाएगी जो आप कह रहे हो। अदरवाइज यहाँ उस बंदे के साथ क्या हिस्ट्री है उससे ये तय होगा कि ही वांट और ही डोंट वांट। अगर ही डोंट वांट है वो भी अल्सर करेगा क्रिएट, और ही वांट में भी अल्सर क्रिएट करेगा। डोंट वांट में वांट टू गेट रिड ऑफ दैट थिंग, और वांटिंग में टू गेट इन समथिंग। तो अल्सर दोनों में बनेंगे। जरूरी नहीं है कि ल्यूमन को वाइडनिंग करने के लिए ही बन रहा हो, ल्यूमन को क्लीनिंग करने के लिए भी इरोड हो सकती है अल्सरेशन के रूप में सरफेस। ये है क्लियर कट बात। और बॉस जहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे वॉश आउट के लिए आएगा वहां पे डीप ज्यादा इफेक्शंस आएंगे रादर देन जहाँ इंक्रीज सरफेस एरिया के लिए। ऐसा है। वो क्यों आएगा, वो क्यों भाव आएगा, आप ही बताओ, वो क्यों भाव आएगा बेटा? हाँ मतलब बॉस मैं तो इसको ऐसे समझ रही हूँ, अल्सरेशन में हमारा कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, अल्सर बना रहा है, और इस यही अल्सर अगर फर्दर इरोड हो जाएंगे, वहां का डैमेज हो जाएगा स्किन, तो तब वो वॉश आउट में जाएगा ना। तो मैं ऐसे तो कनेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे और डीप साइकोलॉजी मतलब और डीप हाँ नहीं बिल्कुल ऐसे आएगा जो मैं आपका भाव समझा हूँ। जो आप वांटिंग में हो, डिजायरेबल हो, तो बॉडी एक प्रपोर्शन में डैमेज करके चलेगी। और अगर आप डिसगस्टिंग में हो तो वहां जो डैमेजिंग है उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। वो डैमेजिंग डीप जा सकती है। तो वो बड़े अल्सर मिल सकते हैं उसमें। हाँ क्योंकि आप अगर कोई इच्छा चाह रहे हो, अगर आप कोई चाह रहे हो तो वहां आपकी सर्वाइवल की इच्छा है, और जब सर्वाइवल होगा तो वहां बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा डॉक्टर दीपशिखा। और यदि आप डिसगस्टिंग में हो तो आप सर्वाइवल की जगह डॉक्टर श्रेय आप अवे टू लाइफ जा रहे हो। वहां अवे टू लाइफ जाने में हाँ तो वहां पे अल्सरेशन बड़ा हो सकता है। डॉक्टर सिमरन आप सही इसको भाव को पकड़े हो अंदर से, है ना दीपिका? बिल्कुल अब समझ में आ रहा है कि हाँ अल्सर अगर किसी को बड़े बड़े अल्सर आ रहे,
हाँ, बिल्कुल। जी अभी जी। जो हाँ, इस बताया ना, इंटेंसिटी टाइप ऑफ अल्सर। अदरवाइज भी बॉस ये बात मैं वहां से पकड़ी हाँ हूँ, हाँ हम अल्सर और एप्थस अल्सर की हाँ अभी हाँ जो बोलो। केस बताया ना, उसमें ज्यादा डीप अल्सर नहीं होंगे। डीप और बड़े नहीं, डीप और बड़े इसलिए हो सकते हैं, उसके डिस्गस्टिंग फीलिंग कितनी ज्यादा है ये उस पर निर्भर करेगी अमित। हार्ट रेट पे पता चलेगा कि कितना डीप हर्ट हुआ है, कितना डीप लेके हाँ, गए। और वैसे नॉर्मली भी अगर हम अमित पाल समझें तो यदि हम कोई वेल प्लान्ड तरीके से कोई स्पेस बढ़ाना चाह रहे हैं तो वहां हम वेल प्लान्ड डिस्ट्रक्शन करेंगे, आप देखो ना, वेल प्लान्ड वो करेंगे सेल का डिजनरेशन। नाइट्रिक एसिड अल्सर की बहुत अच्छी मेडिसिन बताई जाती है, और आप ये समझ लो कि कितनी हिट रेट वाली मेडिसिन है वो। बिल्कुल। हाँ, तो नाइट्रिक एसिड के जो अल्सर हैं उनको तुम देख लेना, हाँ, और जो दूसरी जो लेस लेस एक्रिड रेमेडी है उसको देख आर्सेनिक लेना। को देख लो, आर्सेनिक को इनसिक्योरिटी है, वो डिपॉजिट करना चाहेगी चीजों को। हाँ, और नाइट्रिक न, एसिड में हाँ, हाँ, और नाइट्रिक एसिड क्या? और बॉस ने जैसे बताया नाइट्रिक एसिड के जनरल कॉन्स्टिट्यूशन हम कितना देखते हैं डिस्ट्रक्टिव है, तो वहां पे वो गेट रिड ऑफ वाला वर्जन आ जाएगा। हाँ, तो उसके देखना आप, उसके उसकी एप्थस देखना नाइट्रिक एसिड के भयंकर होते हैं, और बोरेक्स के उतने नहीं होते जो अमित बोल रहे हैं, और आपके आर्सेनिक के उतने नहीं होते, वो भी लोकलाइज होते हैं अमित। और बिल्कुल। हम्म, और वैसे भी बॉस अल्सर और एप्थस अल्सर की हम पैथोलॉजी भी देखें ना तो ये खुद में भी बताता है कि एप्थस ज्यादा डीप होते हैं रादर देन अल्सर के। जो एप्थे मुंह में बनते हैं, मतलब एप्थस टाइप के जो अल्सर होते हैं वो डीप स्किन लेयर, मैं इसको शेयर करूंगी वो तो अगर उसमें डीप स्किन लेयर ले रहे हैं तो वो इन्वॉल्व। गैट ऑफ वाली फीलिंग है। हाँ हाँ गैट ऑफ हाँ। डिस्गस्टिंग वाले। जी जी ये जी। देखा जा सकता है, सही कह रहे हो आप। बहुत ही बढ़िया। हाँ, अगर केवल और केवल म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ही सीमित है तो वो वाइडनिंग की बात चल सकती है, अगर डीप लेयर को भी टच कर रहा है एप्थस तो इसका मतलब वो ज्यादा डीप हम्म। फीलिंग लिए हुए है, डिस्गस्टिंग वाली। जी नहीं, जी जी बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है इस स्टडी पे, और क्लियर करके डाल देना आप उस पे ना। जी बस। चले भाई, और किसी को बोलने कुछ? चलो सर ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ भैया जी सर बोलिए सर। सर लोअर लिप्स पे अगर अल्सर जी होगा तो वो जाता है लव किस डिजायर पे, डिजायर की तरफ। अपर लिप्स पे अगर होगा तो वो डिसगस्टिंग, एंगर, इस कंफ्लिक्ट पे जाएगा सर। ओके ओके, डॉक्टर सुगंध बोल रहे हो ना भाई? जी सर। डॉक्टर सुगंध है ना भाई? ओके, गुड गुड। जी सर। जी सर। अच्छा, ऊपर वाले जी, ऊपर वाले लिप में आप बता रहे हैं कि डिस्गस्टिंग है। एंगर, एंगर डिसगस्टिंग, ईगो। वर्जन हाँ हाँ, और और नीचे लोअर लिप्स वाला? का अमोर से है, अमोर से है तो किस किस डिजायर में मोस्टली जाएगा वो। लेकिन मेरा जो केस आया था, हाँ मैं याद है वो लोअर लिप के पास में था उसका ज्यादा, जो उसका डिस्गस्ट से ही निकला था केस, लेकिन उसका लोअर लिप के आसपास ही था। हाँ, वो टच टच कॉर्नर कॉन्फ्लिक्ट एरियल है और वहाँ। हाँ टच हाँ, हुआ ये है वहां डॉक्टर पे सुगंध ने ना डिस्गस्ट। इंफॉर्मेशन जोड़ी है। वैसे भी ना भैया ने एमोरस जोड़ा है साथ में वर्ड, अगर केवल इस वाले सेक्शन को लेकर ही बात करें तब अगर लिप्स में देखें कि अल्सर किधर है तो वो भाव हो सकता है, लेकिन जो आपका था वो जनरलाइज था, वो टच टच डिस्गस्टिंग थी, चाहे लोअर लिप को छू रहा हो चाहे ऊपर को छू रहा हो, लेकिन एमोरस में निचले वाले लिप्स का ज्यादा रोल होता है स्मूचिंग में शायद, तो इसलिए ज्यादा वो लोअर लिप का वर्क करना चाह रहा होगा वाइडनिंग, जो मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर सुगंध को। तो आपने एमोरस के हिसाब से देखा ना डॉक्टर सुगंध केवल? जी सर। जी सर।
ओके, लेकिन जो डॉक्टर दीपशिका दीदी बता रही हैं, वो बता रही हैं कि बैड टच हुआ उसकी ओरल केओटी में किसी डेंटिस्ट के थ्रू, इन्फेक्टेड लगा उसको, जी तो फिर तो भैया सरफेस कोई भी हो चाहे वो वहीं बना लेगी अल्सर। तो इसको हम खुले दिमाग से सोचें। आपका पॉइंट अच्छा है वैसे। हाँ अमित। पवन बस सुगंध की बात बिल्कुल सही इसलिए भी है कि जो आपने कभी देखे होंगे, कल भी बात चल रही थी क्या, जो कोक्वेटिशली इशारे करते हैं, किसी को अपनी तरफ सेड्यूस करते हैं या कुछ भी होता है, तो वो लोअर लिप को दबाते हैं, लोअर लिप बाइट। वो लोअर लिप बाइट करते हैं जब भी हाँ, कभी लोअर कुछ लिप को दबाते हैं, बिल्कुल। लोअर लिप हाँ, से कोई ही ऐसा एक्सेस सिग्नल देता है, कोई ऐसा। हाँ हाँ, उसको बहुत कोक्वेटिश बढ़िया, कह दो, आप उसको बहुत। किसी भी कह दो, तो वो लोअर लिप से ही करते हैं। या चाहे जीभ हाँ भी फेरना होता है, इसके जो 2-3 साइन है कि हाँ होठ दबाना, तो लोअर लिप को दबाते हैं, जीभ फेरते हैं तो भी लोअर लिप हाँ पर ही करते हैं, है ना। हाँ तो हाँ लोअर हाँ हाँ। बहुत इसके लिए वाकई, और उसमें भी फिर भैया नहीं, और वो उसका वाला अपन पार्ट जोड़ रहा है। है ना। हम्म। हाँ देखो, मल्टीपल डायमेंशन है, मल्टीपल फैसेट्स हैं किसी भी एक पार्ट के, एक इंफॉर्मेशन के, और केस टू केस वैरी करेगा, इसलिए तो केस डिसाइड करेगा। हम तो एक इसका इसका एक विस्तार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें जुड़ी हो सकती हैं, है ना भाई। अदरवाइज अदरवाइज केस ही डिसाइड करेगा कि क्या मसला है किस केस के साथ। ठीक है, चले आगे। जी बॉस। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, इसे पूरा कर लेंगे इस हेडिंग को। तो कह रहे हैं द 45 ईयर ओल्ड राइट हैंडेड मैरिड पेशेंट इज ए गार्डन लवर। हर हस्बैंड appears with a pair of heavy duty scissors intending to prune the grapevine। एक 45 ईयर ओल्ड पेशेंट है, राइट हैंडेड है, मैरिड पेशेंट है, वो गार्डन लवर है। हर हस्बैंड appears with a pair of heavy duty scissors intending to prune the grapevine। भाव निकालो, क्या भाव है इसका। जी बहुत ये 45 ईयर की पेशेंट है, जिसको हाँ बागबानी बहुत पसंद है, और उसका हस्बैंड आता है हाँ जो एक बहुत बड़ा सा सीजर लेकर के आता है। वो उसके यहाँ गार्डन में ग्रेप वाइन था, जैसे जो बेलें वगैरह होती है ना, उनको प्रून करने के लिए, मतलब कटाई छटाई करने के लिए, छटाई। उसके लिए वो ओके लेकर के आता है ओके। सीजर हाँ, बड़े तो बड़े। कह रहे हैं द पेशेंट सीज दिस एंड सेज you have to use the hedge clippers for that। आप जानते हो कि आप क्या यूज कर रहे हो। आप यूज कर रहे हो हेज क्लिपर्स, इसके लिए जो हेज बनाते हैं ना, बाउंड्री है। हेज के पास बहुत छोटे छोटे से होते हैं जो कटाई छटाई के लिए होते हैं, और ये जो हस्बैंड लेके आया, बड़े सीजर्स लेके आया था। हाँ हाँ, ये ले आए, ये बड़ी सीजर ले आए। जबकि इसके लिए यूज क्या होते हैं, हेज क्लिपर्स, छोटे छोटे हैं जो वो छोटी कटाई वाले। ओके। द मैन हैंड्स हर द सीजर्स एंड सेज here are the scissors, do it yourself is equal to separation conflict of not being able to reach या touch the partner with words। ब्रैकेट में कह रहे हैं with the tongue। ओके, तो जो अब उसने मंगाया तो होगा ये हेज क्लिपर्स, हस्बैंड ले आए बड़ी सी सीजर। तो उसने जब उनसे कहा तो उनके हस्बैंड ने उनको वो सीजर थमाई और कहा कि हेयर आर द सीजर, यहाँ तो ये सीजर ही है, डू इट योरसेल्फ, अपने आप कर लो, जाओ। कहते हैं ना, मैं तो ये ला सकता था, मैं तो ये ले आया, अपने आप कर लो जो करना। तो इससे, इन शब्दों से वो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में गई ऑफ नॉट बीइंग एबल टू रीच द पार्टनर विद वर्ड्स, यानी कि वो हस्बैंड के इन वर्ड्स को लेकर के वो टच के मैं अपनी बात के थ्रू टच नहीं कर पाई हस्बैंड को, और हस्बैंड जो है वो सेपरेशन सी फीलिंग में आ गई लेडी। तो इसलिए
यहाँ पे आया सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट नॉट बीइंग एबल टू रीच द पार्टनर विद वर्ड्स, जैसे अपनी सी स्टेप्स, अपनी बात कम्युनिकेट अपनी नहीं बात कर नहीं कर पाई, अपनी बात नहीं मनवा पाई या कम्युनिकेट नहीं कर पाई, बहुत सही हाँ, ठीक बात है। से कम्युनिकेट नहीं कर पाई, जो उसको कहना था हाँ वो मतलब उसको हाँ बुरा लग गया, वो इंटेंशनली बुरा नहीं बोलना चाहती थी, पर उसको हस्बैंड को बुरा लग गया ऐसा। हाँ, या ये कहिए कि हस्बैंड जो ये कह के गए ना कि यहाँ तो ये सीजर है, डू इट योरसेल्फ, अपने आप लिया जो तेरे को लाना है अपने आप लिया, तो वो वर्ड्स उसको हर्ट कर गए फीमेल को यहाँ, क्योंकि हाँ ये जी, बात है कि मैं अपने शब्दों द्वारा अपने उसको हस्बैंड छू को नहीं नहीं छू पाई, हाँ अपने शब्दों से ओके। अपने हस्बैंड के मन को नहीं छू पाई, बुरा मान के क्यों चला गया? मेरे हाँ शब्दों में बोला है। हाँ, चला गया तो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट नॉट बीइंग एबल टू रीच हो गया। हाँ She steps back without saying a word, as if she was struck by lightning, and says to herself, I will never criticize anything again because he doesn't get it anyway. बिल्कुल यही भाव आ रहा जो आप लोग बताना चाह रहे हो। वो उस सी स्टेप बैक विदाउट सेइंग ए वर्ड, वो स्टेप बैक हुई बिना एक शब्द कहे, एज सी was struck by lightning and says to herself, एक तरह से वो struck हुई एक lightning के द्वारा कह लो, या एक तरह कहते ना एक उसको struck by lightning है जी, बस वो ऐसे हो गई जैसे अचानक से उसके ऊपर बिजली गिर गई। बिजली गिर गई। हाँ, और उसने अपने आप से कहा फिर उसके बाद कि आई विल नेवर क्रिटिसाइज एनीथिंग अगेन बिकॉज ही डजंट गेट इट एनीवे, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी किसी भी रूप में ताकि वो दोबारा इसको अन्यथा ना ले कोई। तो इज इक्वल टू एक्टिव फेस विद सेल रिडक्शन ऑफ द टंग म्यूकोसा एंड पेन। यहाँ पर इसका ये एक्टिव फेस हुआ विद सेल रिडक्शन ऑफ टंग म्यूकोसा एंड पेन। तो यहाँ एक्टिव फेस में सेल रिडक्शन हुआ यहाँ तो, और इसके लिए क्यों हो रहा है टंग में भाई? टंग को शार्प करना चाह रही है, टंग को ठीक करना चाह रही, सुधार करना चाह रही है। टंग ने जो गलत वर्ड एक तरह से बोला। 2 days later after she has forgotten the whole matter, she develops an aphthous ulcer on the right side of the tip of her tongue, partner side, is equal to healing phase with restoration of the mucous membrane। यहाँ देखो अल्सर आया हीलिंग फेस में। अभी 2 दिन बाद जब वो भूल गई सारे मसले को, तो उसको एप्थस अल्सर बना राइट साइड में टिप पर ऑफ हर टंग यानी कि पार्टनर साइड पर, और ये हीलिंग फेस विद रेस्टोरेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन था। यहाँ ये वो भाव आ रहा है कि हीलिंग फेस में भी यहाँ पे अल्सर बनता है। और जब हीलिंग फेस नहीं थी, एक्टिव फेस था, तो वहां पर सेल डिग्रेडेशन था, सेल रिडक्शन था टंग का, तो तब वो पेनफुल नहीं रहा होगा, बल्कि तब वो पेनफुल नहीं रहा, वो टंग जो है वो सेल रिडक्शन में जा रही थी, और रिडक्शन में टंग म्यूकोसा का रिडक्शन में जाना। और वैसे तो यहाँ पेन भी दिखा रखा है, तो पेनफुल टंग तो थी, लेकिन हाँ बेटा बस ये गलत म्यूकोसा पैटर्न होगा, ये पहले पेन बढ़ेगा और बाद में कम होगा। हाँ, पहले पेन बढ़ रहा है, बाद में हीलिंग में जाकर के वो सही होगा। तो लेकिन भाव यहाँ ये उठाने वाला है कि हीलिंग फेस में यहाँ रेस्टोरेशन हो रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन का अल्सरेशन के रूप में, है जी, एप्थस के रूप में। एप्थस अल्सर जो है यहाँ फॉर हीलिंग आ रहा है। सेल रिडक्शन कैसे होगा टंग में अगर एक्टिव फेस है? सेल रिडक्शन एक्टिव फेस में सेल रिडक्शन ऐसे होगा जैसे कि एक्टिव फेस में कहीं उसमें हम पढ़ रहे थे ना कोरोनरी आर्टरीज में, कोरोनरी आर्टरी कोरोनरी वेन में जब एक्टिव फेस होता है तो वो अननोन रहता है इंसान के साथ, उसका सेल रिडक्शन सरफेस एरिया उसका
बढ़ाने के चक्कर में सेल रिड्यूस होती है, लेकिन जब वो हीलिंग में आता है तो तब उसको एंजाइना होता है वहां पर। तो कई जो एक्टोडर्मल जो सेल जाती हैं, रिड्यूस होती है किसी कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में, तो वो मतलब उसके प्रति अवेयर नहीं होता पेशेंट। अवेयरनेस में तब आती है जब वो हीलिंग में आती है। तो ये वो वाला पार्ट है यहाँ हीलिंग फेज में, रिस्टोरेशन के दौरान एप्थस बन रहा है यहाँ पर, एप्थस अल्सर। और देखो वर्ड आ रहा है एप्थस अल्सर, ना कि केवल अल्सरेशन ऑफ द सरफेस। तो ये एप्थस अल्सर जो है, इसको आप हीलिंग अल्सर भी बोल सकते हो फिर तो। बस क्योंकि उसमें वो एफ्थे बने हुए हैं ना साथ में। अल्सरेशन का मतलब बिल्कुल खत्म हो जाना, और एफ्थस मतलब उसमें जो हमारे साइकोटिक ग्रोथ हुई है वो ग्रोथ होने के बाद हो रहा है। तो साइकोटिक ग्रोथ होने के बाद तो वो एफ्थे ही हीलिंग है। हाँ, हीलिंग है। साइकोटिक ग्रोथ अगर आप कह रहे हो तो वो पार्ट ऑफ हीलिंग ही है। सेल इंक्रीज का पार्ट है वो वहां पर। चलो जी। तो टिश्यू है स्क्वामस एपिथेलियम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करेगा, एक्टोडर्मल लेयर से बनेगा, गुलेट म्यूकोसा पैटर्न इसमें शामिल होगा जो अभी डॉक्टर दीपशिका कह रही थी। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में डेवलपमेंट ऑफ स्मॉलर और लार्जर डिफेक्ट इन द म्यूकोसा, एप्थस अल्सर। द लॉन्गर द कॉन्फ्लिक्ट लास्ट द डीपर दे बिकम। जितना लॉन्गर होगा उतने डीपर होंगे, जो अभी डॉक्टर सिमरन कह रही थोड़ी देर पहले कि ये डीपर हो सकते हैं किसी किसी स्थिति में। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैमर, पेन इज इन द एक्टिव फेज एंड हीलिंग क्राइसिस। हैमर साहब के हिसाब से एक्टिव फेज में और हीलिंग क्राइसिस में पेन होगा। बायोलॉजिकल मीनिंग है वाइडनिंग ऑफ द माउथ एंड थ्रोट। यहाँ पर वाइडनिंग ऑफ द माउथ एंड थ्रोट इसका मकसद दिखाया गया है। हीलिंग फेज में कह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, रेडनिंग। रेस्टोरेशन होगा ओरल म्यूकोसा का, इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनिंग होगी। और ये जो रेस्टोरेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा है, यहाँ पर उसको वो साइकोटिक ग्रोथ सी जो बता रहे हैं अमित शर्मा भाई, वो भी यहाँ दिख सकते हैं एप्थस अल्सर में। बॉस लेकिन ग्रोथ तो ये एक्टिव में बोल रहे हैं ना। एक्टिव में कहाँ पे बोल रहे हैं? इन्होंने बोला ना डेवलपमेंट अंदर अंदर खत्म हो रहा है वाइडनिंग करने के लिए। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ का बोल रहे हैं बेटा? माउथ और थ्रोट में वाइडनिंग के लिए। मतलब बॉस मैं कह रही हूँ ये जो डॉक्टर है इन्होंने पेन इज इन द एक्टिव फेज एंड हीलिंग क्राइसिस। हाँ, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैमर, पेन इज इन द एक्टिव फेज एंड हीलिंग क्राइसिस। तो पेन तो शुरू में दिखाया भी था ना, पेन का मतलब हीलिंग और उससे ना जोड़ के ऊपर एक दिखाया था। ऊपर उन्होंने दिखाया था कि जगह एक्टिव फेज विद सेल रिडक्शन ऑफ द टंग, म्यूकोसा एंड पेन, वहां भी था। हेलो, हाँ जी हाँ जी। हाँ, अच्छा चलो। अब एक तो होता है पेन, एक होता है सेंसिटिविटी। तो ग्लूट म्यूकोसा पैटर्न में सेंसिटिविटी कम होती है, बढ़ती है। पेन का मसला अपना हीलिंग से ही जुड़ा होता है एक तरह से, है ना। पेन और सेंसिटिविटी को अलग अलग देख के समझने का था एक दिन भाव मेरा, कि ग्लूट म्यूकोसा पैटर्न में सेंसिटिविटी कम होती है शायद डॉक्टर सिमरन पहले बढ़ती है। हाँ, मतलब हाँ, चाहे बढ़े चाहे घटे, वो सेंसिटिविटी से रिलेटेड है, ना कि पेन से रिलेटेड। बस लेकिन सेंसिटिविटी यह एक ही है, ये हाँ, यह एक ही है दोनों चीज। बस सेंसिटिव हम जो समझ रहे हैं कि सेंसिटिव होगा तभी तो पेन उसको समझेगा। नहीं, हाइपर एस्थीसिया रूब्रिक पढ़ते हैं ना, तो हाइपर एस्थीसिया में सेंसिटिविटी बढ़ती है, पेन नहीं होता वहां। टच करोगे तो ज्यादा टच महसूस होगा या कम महसूस होगा, तो वो तो है हाइपर एस्थीसिया या हाइपोएस्थीसिया। समझ रहे हो आप? हाँ, सिमरन दीपशिका बात यहाँ पवन बॉस की बिल्कुल सही है कि सेंसिटिवनेस और पेन दोनों अलग। सेंसिटिव का मतलब मैंने उसको महसूस किया, आपने मेरे को छुआ,
तो मेरे को महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका हल्का सा भी छूना मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, लेकिन पेन नहीं कर रहा। अगर नहीं छू रहे तो नहीं हो रहा, हाँ लेकिन और पेन sensitivity तो होगा, पेन तो हो रहा होगा ना। तो ये पेन और सेंसिटिविटी को भी अलग अलग समझ के हम देख सकते हैं। ये मैं एक दिन मेरे दिमाग में आया था। अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं। जरूरी मतलब नॉर्मली हम जरूरी जैसे नहीं है। लेते हैं ना कि जो सेंसिटिव ज्यादा है वहां पे एफिनिटी किसी पार्ट की अफेक्ट होने की ज्यादा है। हम तो ऐसे समझ मतलब जैसे मैम और जैसे जो भी थॉट था कि सेंसिटिविटी जहाँ ज्यादा वहाँ एफिनिटी किसी भी अफेक्शन के लिए प्रोडक्ट हाँ के लिए ज्यादा। हम हाँ तो वो ऐसे बात समझ रहे हैं। हाँ नहीं, ये सेकंड लाइन है फिर आपकी। आप पहले इस सेंसिटिविटी को देखो। ये सेंसिटिविटी अपने आप में बढ़ भी सकती है, अपने आप में घट भी सकती है, किसी भी पार्ट की, किसी टिश्यू की। ठीक है। अब वो प्रोन टू अफेक्शन हो जाएगा जो आप कह रहे हैं, एक बात। लेकिन सेंसिटिविटी का किसी पार्ट की बढ़ जाना घट जाना पेन से जुड़ा जरूरी है होगा या जरूरी नहीं है होगा? जरूरी नहीं है, बस पेन से हाँ, जुड़ना। मैंने सिमरन से ही सुनना चाह रहा था। आप तो क्लियर हो, आप बिल्कुल क्लियर हो। अब डॉक्टर सिमरन अगर ये कहती हैं कि नहीं भैया पेन से जुड़ा होगा, तो कई बार क्या होता है कि जब तक आप किसी पार्ट को टच नहीं कर रहे तो आपको पता ही नहीं चलता कि वो इतना सेंसिटिव है। तो पेन कहाँ जुड़ा? हाँ मतलब दोनों तरफ चल सकती है ना चीज। पेन हो जुड़ा सकता है, लेकिन अमित शर्मा, वही बात है, जुड़ा हो भी सकता, सेंसिटिविटी के साथ दर्द हो भी सकता है और और नहीं भी हो सेंसिटिविटी के सकता साथ है। दर्द नहीं भी हो सकता। हाँ, लेकिन लेकिन सेंसिटिविटी और पेन दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हाँ हैं। अलग अलग ठीक है। बात है। जी जी बिल्कुल। हाँ, और हाँ गुलट म्यूकोसा पैटर्न में हमेशा सेंसिटिविटी कम या सेंसिटिविटी ज्यादा पाई जाती है। हाँ जी ओके। बस हम बस यही ढूंढ ही रहे थे जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जिसमें पढ़ा है ना, पेज नंबर 63 पे, उसमें यही लिखा हाँ, है बुलेट म्यूकोसा गुल पैटर्न मींस एन इंक्रीज इन सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी है। ब्रैकेट में पेन डाला है बॉस, पेन ब्रैकेट भी में डाला पेन। है। हाँ जी हाँ हाँ जी, दिमाग में देखो, हाँ इसी तो में याद आ रहा था हाँ कि नहीं, जोड़ लेंगे, लेकिन चूंकि वर्ड दो हैं तो इसलिए समझना चाह रहे थे। 63 पे है। हाँ हाँ जी अमित। बॉस, हाँ जी दीपशिका देखो, वही बात है, इसमें भी ये ध्यान रखना कि हर जगह का नहीं होता। मेरी बात समझना, एक बॉस। आदमी की स्किन सेंसिटिव है, मेरी हाँ स्किन सेंसिटिव है, आप इसका मतलब सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है, हल्का सा छूते ही मेरे को दिक्कत होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरे को हल्का सा छूते ही पेन हो रहा है या बॉस मैं 100%, बॉस नहीं, 100%। जब तक ना करके जैसे कोई इमोशन उसको देख के जरूरी नहीं कि हमें पेन भी होने लगे, हम बिल्कुल। एक बात सेंसिटिव है, हो सके ना। एक और ये उससे हम भी मोटा एग्जांपल ले लो। अरे अब समझ में आ जाएगा। चाइना रेमेडी है, हाँ जी हाँ जी चाइना रेमेडी है, टच करोगे तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और हार्ड प्रेशर से दोगे तो आराम रहता है। हाँ स्लाइट टच से एग्रावेट है, और हार्ड टच से एमुलरेट या हार्ड टच से कोई दिक्कत नहीं है। तो पेन रिलेटेड टू हार्ड टच हम्म हाँ और सेंसिटिविटी रिलेटेड टू स्लाइट टच आल्सो। जी तो जी ये जी जो हाइपर एस्थीसिया का ये जो मॉडलिटी चाइना की है, ये दोनों को अलग अलग कर देगी। अगर देखो पेन होता तो वो प्रेशर से भी तो बढ़ता। नहीं ठीक बात है बॉस, वहां पे ही दोनों तरफ है। ये जरूरी नहीं है जैसे हम समझ रहे हैं कि सेंसिटिविटी जहाँ है वहाँ पेन नहीं आएगा, वहां पेन पे हो हो ही भी हो। सकता है नहीं भी। हाँ हाँ, ये लेप्रोसी के केस देख लो ना। लेप्रोसी के हाँ केस देखो, जो लेप्रस एरिया है, लेप्रस स्पॉट होता है किसी बंदे का, उसमें हम कागज लगा के देखते हैं या कुछ टच करके देखते हैं कि तेरे को इधर महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कई लोग तो कहते हैं अरे साहब बहुत ज्यादा हो रहा है ये तो, और कई कहते हैं कि साहब कुछ मुझे पता ही नहीं चल रहा, कुछ लग रहा मेरी स्किन पे या नहीं। तो वहां वो पेन नहीं बोल रहा, हाँ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी है। व्हाट, हाँ, फीलिंग टच बोल रहा है वो।
तो अब इसमें गुलट म्यूकोसा पैटर्न में आप कह रहे हैं कि ब्रैकेट में हालांकि पेन लिखा है, लेकिन ये सेंसिटिविटी बढ़ना या सेंसिटिविटी कम होने से जुड़ा है गुलट म्यूकोसा पैटर्न। जी जी, है जी? हमें सिर्फ इसका जो ये पैटर्न है ना, सिर्फ इसके लिए मेरे दिमाग में था कि सेंसिटिविटी को पेन से रिलेट किया था यहाँ, यही बस दिमाग में था। जो हाँ, तो पेनफुल हो सकती है, सेंसिटिविटी कैन बी पेनफुल, हाइपर सेंसिटिविटी, और कैन नॉट बी पेनफुल, ओनली सेंसिटिव टू टच। लेकिन बहुत बारीक चीज है, इतना जल्दी हट नहीं सकते पेन से और इससे हाइपर एस्थीसिया से, क्योंकि दोनों में तुरंत पेन की भी फीलिंग आती है टच होने पर। लेकिन बारीक बात थी तो मैंने इसलिए इसको यहाँ सब उठाया था, मैंने कहा इसको और बारीकी से समझ सकेंगे तो ठीक है। तो ये हो गया हीलिंग फेज में रेस्टोरेशन ऑफ द म्यूकोसा, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, रेडनिंग। हीलिंग क्राइसिस में पेन, ब्लीडिंग। रिमार्क में कह रहे हैं कंसिडर हैंडेडनेस राइट और लेफ्ट एंड साइड भी कंसिडर होगी, मदर चाइल्ड और पार्टनर से रिलेटेड। एक्टिव फेज में कह रहे हैं एक्टिव फेज एंड हीलिंग फेज कैन क्विकली स्विच बैक एंड फोर्थ। यहाँ पर एक्टिव फेज और हीलिंग फेज बहुत तेजी से स्विच करेंगी आगे पीछे। ओके, इसलिए कंफ्यूजन में रहेंगी, इसलिए वहां पे अल्सरेशन भी है और हीलिंग भी है साथ में, है ना। समटाइम्स स्मॉल इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोडर्मल सब म्यूकोसा ऑफ द माउथ आर डायग्नोज्ड एज एप्थस अल्सर। अब चूंकि इतना जल्दी स्विच बैक एंड फोर्थ हो रही है, तो यहाँ कह रहे हैं कि समटाइम स्मॉल इन्फ्लेमेशन जो एंडोडर्मल म्यूकोसा सब म्यूकोसा का है माउथ का, वो डायग्नोज कर लिया जाता है जैसे एप्थस अल्सर हो। इन दिस केस देयर इज पेन एंड हेलिटोसिस इन द हीलिंग फेज। अब यहाँ पर जो ये पेन और हेलिटोसिस है, ये हीलिंग फेज में हो रहा है। यहाँ पर ब्रैकेट में कह रहे हैं, आप देख सकते हो ओरल सभी म्यूकोसा माउथ अल्सर को जाकर के पेज नंबर 165 पे। तो बेसिकली यहाँ दोनों चीज पैरेलल भी चल रही हैं। क्विकली स्विच बैक एंड फोर्थ होने के नाते वहां अल्सर भी बना हुआ, हीलिंग भी बनी है। हीलिंग की वजह से वहां पेन और सेल ग्रोथ भी दिख रही है। डॉक्टर सिमरन, जो आपका भाव था कि तो हीलिंग में बनता है, तो ये इसलिए हम यहाँ मिक्स कर रहे हैं इन चीज को, क्योंकि ये इतना ऑब्सक्योर है, इतना स्पष्ट है कि यहाँ दोनों चीज बहुत तेजी से आगे पीछे चल रही है, तो वहां कई बार दोनों पैटर्न दिखाई दे रहे होते हैं। अल्सरेशन रिलेटेड टू एक्टिव फेस वन एंड ओनली, ये क्लियर कट है, और हीलिंग में सेल ग्रोथ है। तो कोई भी एप्थस अल्सर है, वहां आप देखोगे उसकी वहां पे वो मोटा मोटा भी हो रहा है और अल्सर भी है। मोटा मोटा हो रहा है यानी कि सेल रिजनरेशन भी हो रहा है, और चूंकि अल्सर अभी कायम है या अल्सर बन रहा है, तो यहाँ एक्टिव से भी बाहर नहीं आया, या हीलिंग क्राइसिस में भी है। तो ये इसलिए ये क्लियर नहीं होती डायग्नोसिस इसकी, ये दोनों मिक्स स्टेट सी दिखाई दे रही है मुझे अब। थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड आउट व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक आर एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ। गाइडिंग थॉट्स कह रहे हैं कि माय वर्ड आर लॉन्ग बीइंग फॉरगटन, माय वर्ड्स आर लॉन्ग बीन फॉरगटन, इन द फ्यूचर आई विल से राइट अवे व्हाट इज ऑन माय माइंड। तो ये अपने गिल्ट फील से बाहर ही आने वाली बात है इसकी। इसको जो लग रहा है कि जो मैंने शब्द कहे वो फॉरगटन हो चुके हैं लॉन्ग। हाँ जी, दो बात के लिए, जैसे पहली बात में जब उसने कुछ ऐसा उसको लगा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो उसके लिए सोच रहे हैं कि माय वर्ड्स आर लॉन्ग बीइंग फॉरगॉटन, मतलब मेरे बात तो शब्द जो कहे थे वो लोग भूल भी गए होंगे। अब हाँ रात गई बात गई। हाँ, और जब दूसरा जिसमें कि मैं बोल नहीं पाया, तो उसमें है कि फ्यूचर में जब भी मुझे मेरे दिमाग में जो आएगा मैं तुरंत उसे बोल दूंगा। ये दोनों राइट अवे व्हाट इज ऑन माय माइंड, मैं अपने पास रखूंगा नहीं। आई से राइट अवे, मैं बोल दूंगा। हाँ, तो इन दोनों भाव से वो बंदा बाहर निकल आएगा कॉन्फ्लिक्ट से। अमित शर्मा भैया बोलना चाह रहे हैं कुछ? ना वही यही बात है कि मैंने कह दिया, लोग बाग उसको जल्दी भूल जाएंगे, या आगे से ऐसा है कोई बात आएगी दिमाग में तो मैं कह के मुक्त हो जाऊंगा, उसे रखूंगा नहीं अपने।
पहले वाले पार्ट में जुड़ेगा, रात गई बात गई, हाँ जी, हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल। रात गई बात गई, बीती गई बिसार दो, आगे की सुधरो, आगे और आगे बोल दो भैया, जो आपके मन में है वो बोल दो, या मैं बोल दूंगा सही सही तरीके से। तो ये दो दो थॉट प्रोसेस जो है आपको बाहर रखेंगे इससे, इस कॉन्फ्लिक्ट से। चलो यहीं रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सबको नमस्ते, नमस्ते सबको राम थैंक राम। यू। राम 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 राम। राम। ओके, राम राम भाई, जय राम जी की जय। राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम।